हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि विद्यालय से भी नोटिस आई है कि आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें लगातार। जितनी भी क्लास आप लोगों तक पहुँचे, चाहे वो विद्यालय से पहुँचे, चाहे मेरे द्वारा पहुँचे, या किसी भी टीचर्स के थ्रू अपने विद्यालय के पहुँचे, तो नोट्स आप लोग बना लीजिए उसी से। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो में वो चीज़ हम ट्रांसफ़र कर दें, आप तक पहुँचा दें, उसको अच्छे से बता भी सकें। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अभी भी हम फिर से कह रहे हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट्स नहीं जान रहे हैं उन सभी तक क्लास पहुंचाएं आप लोग, ताकि उनका भी नुकसान ना होने पाए। क्योंकि इधर जो वीडियो क्लास के थ्रू आपको हो सकता है मई में भी आपको क्लास देंगे, जून में भी देंगे। तो जून तक कोशिश ये रहेगी कि 50% सिलेबस जो है वो ख़त्म करके दिखा दें मई जून तक टोटल। तो 50% अगर जून तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उसके आगे क्या रह जाएगा, बस 1-2 महीने और लगेंगे, कोर्स कवर हो जाएगा, फिर आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि अगर इधर आपने लापरवाही कर दी तो फिर उधर समय कम पड़ जाएगा, और समय कम पड़ेगा तो आप अपने विद्यालय का माहौल तो जानते ही हैं, फिर कैसे तैयारी करना होगा, कैसे अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर समस्या आपके लिए ही खड़ी होगी। हम लोगों को क्या, तो हम लोग कोर्स तब भी ख़त्म कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। प्रॉब्लम खड़ी होगी केवल कहाँ पर, तैयारी कराने में। तैयारी कैसे हो, वहाँ समस्या खड़ी होगी। तो लास्ट क्लास में गॉस थ्योरम का यूज हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें नेक्स्ट देखो, अगर मान लो कहा जाए कि एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है, इनफाइनाइट सीट है, तो उसके लिए इंटेंसिटी कैसे निकालोगे। ये मान लिया हमने सीट हो गई, इनफाइनाइट सीट है। इनफाइनाइट सीट पर अगर आप चार्ज देते हो तो चार्ज कहाँ फैलेगा, इसकी पूरे सरफेस पे फैलेगा, पूरी सतह पर। तो उस चार्ज को लिखा जाता है, जैसे अगर कोई चालक होता है उसको चार्ज दिया जाता है तो लंबाई पर बंटता, उसको लैम्डा से लिखते थे। सरफेस हो गए तो सरफेस पर जब चार्ज बटेगा तो उसको लिखा जाता है सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q/A हो जाता है, ठीक, क्योंकि अब एरिया पर बटेगा चार्ज। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाला आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। इसे आवेश पृष्ठ घनत्व बोलेंगे। मात्रक क्या बना, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, यूनिट बन गई। तो दीजिए चार्ज इसको। तो जैसे आवेश दिया गया तो आवेश कहाँ फैल गया, इसकी संपूर्ण सतह पर फैल गया, ठीक, इस प्रकार से। तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक समान निकलेगी बाहर। तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या करना, मान लो हमसे कहा जाए कि यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे, कुछ एरिया लेकर के इतने पोर्शन का एक क्या किया, एक काल्पनिक बेलन का सिलेंडर का निर्माण कर दिया, इधर भी दोनों साइड, क्योंकि चार्ज उधर भी है, एक सिलेंडर बना दिया। ये कहलाई गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये जो पोर्शन बना है इसका देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी बाहर की ओर ऐसे। अब फ्लक्स कहाँ से आया, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, फ्लक्स 3 जगह बनी। एक तो ये कर्व सरफेस, ये फ्लैट सरफेस और ये फ्लैट सरफेस। तो फ्लक्स आएगा 3 जगह, एक टोटल ये वक्र पृष्ठ और तीसरा ये, तो 3 बने। वक्र पृष्ठ से फ्लक्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ का जो एरिया है हम कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे DA बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई तो एंगल बना 90, cos 90 का मान 0, तो फ्लक्स हो गया 0। बचा कहाँ फ्लक्स, तो यहाँ बचा फ्लक्स और यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है, सतह जो मानी है वो कैसे एक समान है। तो एक समान अगर है तो फ्लक्स भी एक समान आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है। एक समान मानने का मतलब है ये पोर्शन का जो एरिया बना है, एरिया एक समान है, तो एरिया एक समान, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान, तो फ्लक्स भी एक समान। तो जो भी फ्लक्स आया वो कितना आया, 2, यहाँ का और यहाँ का दोनों साइड का। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू Q/ε0। A डॉट B क्या बना, AB cos थीटा, तो इसकी जगह पर क्या लिखा, EDA cos थीटा। थीटा कितना, 0, क्यों, क्योंकि इस पोर्शन का एरिया इधर, E और A एक दिशा में, इधर एरिया जो होगा इधर, तो E और A एक दिशा में, तो एंगल कितना हो गया 0, इज इक्वल टू कितना या Q/ε0। cos 0 का मान 1, A कितना, DA कितना, तो इतने का पोर्शन का जो एरिया हमने कितना माना, A, तो DA की वैल्यू बन गई E/A। Qin कितना, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, इधर गुणा कर दोगे तो क्या बनेगा, Q बराबर सिग्मा इंटू A। तो Qin की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A अपॉन ε0, A कैंसिल, E इज इक्वल टू है सिग्मा बाई 2 ε0।
ये फार्मूला निकल गया इसका। तो इनफाइनाइट अगर सीट है, अचालक सीट है, तो उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E = σ/2ε0 बनेगी। ये तो हो गई, यूज कर रहे थे गॉसियंस थ्योरम का। अब इसके बाद आगे जो नियम जुड़ने वाला है, तो आगे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे कंडक्टर के बारे में। तो जो मैटर होते हैं, मटेरियल जो हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? तो पदार्थों को 3 भागों में जो बांटा गया, पहला होता है कंडक्टर, चालक, दूसरा कौन सा? अर्धचालक, तीसरा कौन सा? अचालक। तो 3 प्रकार में मटेरियल को बांट दिया गया। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम जब सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर तीनों को एक्सप्लेन करिए, किससे? एनर्जी बैंड के आधार पर एक्सप्लेन करिए। केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट में पढ़ा भी होगा इनके बारे में, तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। हमें केवल और केवल यहाँ पर क्या पढ़ना है, कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, चालक के बारे में। चालक की क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर बनी, चालक है क्या, इसके क्या क्या गुण क्या बन सकते हैं, इनको चार्ज देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या प्रदर्शित करेंगे, कैसा वहाँ पर एक्टिविटी दिखाते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़ना। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी से आगे करंट जुड़ने वाली है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। लेकिन हमको यहाँ पर आवेश के बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब धारा नहीं प्रवाहित करानी। अभी क्या पढ़ना है, जैसे किसी कंडक्टर को, एक कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब फ्री होते हैं, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो इसको अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, E0 या E एक्सटर्नल से लिखते हैं, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, चाहे चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखो, चाहे चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आप लगा दीजिए, बात एक ही होती है। तो जैसे इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आप लगाएंगे, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र लगाओगे, तो होगा क्या, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन देखो फ्री होंगे। तो जितने भी माइनस वाले आयन होंगे उन पर वैद्युत बल लगना शुरू होगा। वो बल की वैल्यू क्या होगी, EQ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ऐसे लगाई है तो माइनस पर जो फोर्स लगेगा, वैद्युत बल, हमेशा इसके उल्टा लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो माइनस वाले आयन जो हैं वो इधर, उनका एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा, वो इधर इकट्ठा होंगे। प्लस वाले किधर इकट्ठा हो जाएंगे, प्लस वाले इधर भागेंगे। माइनस आयन उधर गए, प्लस इधर, क्योंकि हमने जो कंडक्टर लिया वो कैसा लिया, न्यूट्रल कंडक्टर लिया है, उदासीन। उदासीन चालक का मतलब है जितने प्लस उतने माइनस उसके अंदर। तो क्या होगा, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया तो माइनस वाले आयन उसके अपोजिट डायरेक्शन भागना शुरू करते हैं, प्लस वाले उसी दिशा में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वैद्युत बल लगता है उन पर। वैद्युत बल क्या करता है, उनको तुरंत विस्थापित करना शुरू कर देता है। अब हुआ क्या, क्यों गए, क्योंकि ये फ्री हैं सब घूमने के लिए। इनके मतलब विपरीत दिशा में जाने से, मतलब इधर उधर ट्रांसफर होने से क्या हुआ, एक नई विद्युत क्षेत्र तुरंत जनरेट हो जाएगी, यहाँ पर नया विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, ई इंड्यूस्ड बोलेंगे, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, और ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो भी बनेगा वो प्लस से माइनस की ओर बनेगा, और ये वाला आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा बढ़ता जाता है। जितने आयन उधर ट्रांसफर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जब सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे उधर, तो जब सब ट्रांसफर उधर हो जाएंगे, आयन जब ट्रांसफर होंगे, उस केस में जो ई इंड्यूस्ड निकला यहाँ से आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। जैसे ही सभी आयन ट्रांसफर उधर हो जाएंगे, प्लस का अरेंजमेंट इधर होगा, माइनस का उधर हो जाएगा, सब के सब अगर इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, उस केस में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सटर्नल के। और इसके बराबर होते ही अगर आपसे पूछा जाए तो एक्सटर्नल इधर है, इंड्यूस्ड इधर, तो ई नेट अगर कोई पूछे आपसे ई नेट कितना हुआ, तो ई नेट जो भी होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और चूंकि ये दोनों एक मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए तो नेट कितना आ गया, 0। मतलब अगर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम लगा देते हैं किसी कंडक्टर पर, न्यूट्रल कंडक्टर पर,
तो उस केस में क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 हो जाती है। मतलब इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं आप बना सकते। अगर एक्सटर्नल नेट 0 है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसका उसको के से लिखते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है, ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट के इक्वल होता है। जो बचेगा उससे भाग कर दीजिए बाह्य को। चूंकि यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल तो है, नेट कितना बना 0, तो ई एक्सटर्नल अपॉन 0 संख्या बटा 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो कंडक्टर के लिए जितने भी कंडक्टर मटेरियल होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है परावैद्युतांक, इसका मान हमेशा अनंत होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। इनकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा इनफाइनाइट मानी गई है। कौन कौन से मटेरियल आ जाते हैं, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। तो ये सब मटेरियल जो है कैसे होते हैं, कंडक्टर हैं। और कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इनफाइनाइट माना गया है। अब इनफाइनाइट हुआ, हमको ये पता चल गया कि अगर इसको हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कंडक्टर को रखते हैं उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 हो जाती है, ठीक। ये पहली प्रॉपर्टी। उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखिए एक और बात, अगर ऐसा है, क्यों नेट अंदर 0 हुआ, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो तब तक मूव करेंगे जब तक अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाह्य के बराबर न हो जाए। जैसे ही अंदर और बाहर बराबर होगा उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो हुआ खैर कंडक्टर के बारे में। अब देखिए कंडक्टर की और क्या क्या एप्लीकेशन बनी। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पहला पॉइंट, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना नहीं सकते। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक कंडक्टर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान आ रही, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वो ऐसे, जो यहाँ पर पड़ेगी वो ऐसे मुड़ जाएगी और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी सरफेस से, यहाँ जो आएगी ऐसे ऐसे, यहाँ से जो भी होगी वो इस प्रकार, ऊपर से जो पड़ी वो ऐसे। क्यों, क्योंकि अंदर ई नेट कितना है, 0, ठीक। तो कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर खींचा जाए, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, कैसी बनती है, तो हमेशा इस प्रकार से बनाई जाती हैं। कोई भी अंदर फील्ड लाइन नहीं दिखा सकते। यहाँ पर ये मोड़ा क्यों, क्योंकि बल रेखाएं जो होती है बंद लूप के लिए हमेशा सतह से लंबवत होती हैं, इसलिए मोड़ना पड़ा मुझे, ठीक। तो ये बनी कंडक्टर के लिए। अब एक और ख़ास बात, अगर ई नेट 0 है तो आपसे अगर पूछे हम, जैसे एग्जाम्पल, इसी पर एग्जाम्पल क्या है, एक कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर वही। अब अगर हम कह दें कि इससे सेंटर से d दूरी पर यहाँ पर q आवेश रखा है और यहाँ सेंटर से यहाँ पर एक पॉइंट है r दूरी पर, एक पॉइंट a है, ये c है और ये b है। हमने पूछा a पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी बनी इस आवेश की वजह से। तो इस आवेश की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये अगर कंडक्टर है, चालक है, न्यूट्रल कंडक्टर है, तो आपको पता है कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू होगा ई एक्सटर्नल बराबर, क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो जो भी इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी वो ऐसे बनेगी, ई एक्सटर्नल। तो आयन की वजह से जो बनी इंड्यूस्ड वो किधर होगी, तो वो इस डायरेक्शन में बनी, तभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन बनी। कितनी बनी, तो के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू कितना हो गया, क्यू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, तो ये डी हो गई और ये आर, तो ये कितनी बनी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये फार्मूला निकल के आ गया। ये तो खैर ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई तो चार्ज की वजह से। तो जितनी देखो जितनी चार्ज की वजह से होगी ठीक उतनी ही इंड्यूस्ड भी होगी उस केस में, आपको यह ध्यान रखना है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम ये पूछ लें आपसे, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इसे समझिए, पोटेंशियल अगर पूछ लिया जाए, विभव निकालने को कह दिया जाए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है,
चार्ज क्यू रखा, ये दूरी डी हो गई और ये दूरी कितनी हो गई, आर हो गई। अब अगर पूछा जाए ए पर बताइए विभव, देखो पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर हटा दीजिए, एक पावर केवल के, तो पोटेंशियल जो होता है के क्यू बाई केवल आर होता है। ठीक, अभी डेरिवेशन का कराएंगे आगे, क्योंकि आगे जुड़ने वाला इसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी की बात तुरंत यही आने वाले हैं सब। तो अगर मान लो पूछा जाए पोटेंशियल कितना हुआ, तो पोटेंशियल का फार्मूला के क्यू बाई आर, आर चार्ज से उस पॉइंट की दूरी। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि के क्यू बाई आर कितना बना, तो आर यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कंडक्टर के लिए ये प्रॉपर्टी गलत होगी, ये आंसर गलत होगा यहाँ पर। क्यों ऐसा गलत होगा, क्योंकि ऐसे समझिए, देखिए हमको ये पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई तो एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। फिलहाल अभी आप वोल्टेज समझिए। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ये भी उधर गया, तो डी वी इज इक्वल टू कितना है, जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो डी वी 1 dB का इंटीग्रेशन v, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब किसी भी पृष्ठ के अंदर अगर कहीं पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के लिए जीरो है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, वैद्युत क्षेत्र जीरो है, तो विभव जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। उसके हर बिंदु का विभव जो होगा वो समान होगा, वो पृष्ठ कहलाएगा, समविभव पृष्ठ के नाम से जाना जाएगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा ठीक उतना ही वोल्टेज सी पर भी होगा। ठीक, ये पॉइंट समझने लायक था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो उसकी प्रत्येक सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा हमेशा एक समान होगा। क्यों? क्योंकि वो समविभव पृष्ठ बन जाता है। अब आ गई प्रॉपर्टी वहाँ पर, तो एक क्वेश्चन उस पर भी हो गया, ताकि ध्यान रखें आप, क्योंकि आगे पढ़ना ही है तो वहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान भी रहेगा। तो हमको ये पता चला कि वोल्टेज ऑफ ए इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सी, मतलब ए और सी पर वोल्टेज बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। अब सी पर जो वोल्टेज बनेगा वो दो कारणों से होगा। कौन कौन कारण बने देखिए। एक तो क्यू के कारण, आपको पहले से मालूम है, तो एक तो क्यू की वजह से, प्लस दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, क्या? क्योंकि इसके माइनस वाले आयन इधर अरेंजमेंट होगा, प्लस वाले इधर भी तो होंगे, और जितने माइनस उधर जाएंगे ठीक उतने प्लस इधर जाएंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो जितना आवेश माइनस का इधर इकट्ठा है, सेंटर से कितनी दूरी पर जो भी दूरी रही हो, तो यहाँ का जो वोल्टेज बना वो नेगेटिव बना। और यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर प्लस आयन इकट्ठा है, लेकिन माइनस के बराबर आयन इकट्ठा है। लेकिन यहाँ से भी दूरी, ये और ये दूरियाँ बराबर होंगी, तो जो भी वोल्टेज बना एक बनेगा, V जो बनेगा किसकी वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। जो आयन इकट्ठा होते हैं इनको प्रेरित आवेश कहते हैं। तो किसकी वजह से बना, V इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से वोल्टेज बना। लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज का जो वोल्टेज होगा, प्रेरित आवेश का जो वोल्टेज होगा कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितने माइनस इधर वोल्टेज बनाएंगे ठीक उतना ही प्लस वाले भी इधर वोल्टेज बनाएंगे। दूरी बराबर, आवेश बराबर, वोल्टेज खत्म। लेना पड़ा, ले लिया इसको, क्योंकि हमको विधिवत चलना है ना। अब आप जान जाओगे तो बाद में हटा देना, हर जगह पे बार बार ये मत करना, लेकिन हमको तो एक बार तो बताना, तो पूरी प्रॉपर्टी है। क्यू की वजह से वोल्टेज कितना, तो के क्यू बाई आर, आर कितना है सर, डी, आंसर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कंडक्टर के लिए पूछी जाए, कहीं बाहर चार्ज रखा है तो आप निकाल लेंगे, वोल्टेज कहीं बाहर रखा है चार्ज तब भी आप निकाल लेंगे। अच्छा क्वेश्चन हो गया इसके लिए। तो कंडक्टर के बारे में बात हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फील्ड लाइन अंदर बनेगी नहीं, निकाल भी सकते हैं वैल्यू। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ, सॉरी सेकंड हो गया। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए, आपसे हम अगर ये पूछ लें यहाँ पर दूसरा पॉइंट कंडक्टर के लिए, किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो हमेशा नियम है कि आवेश उसकी सतह पर बढ़ जाता है। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र नेट जीरो हो जाता है, उसके लिए हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी भी चालक को अगर आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से बट जाता है। कैसे, क्यों ऐसा होता है, तो उसको भी समझते हैं। जैसे अगर एक चालक है, इसको अगर क्यू आवेश दोगे तो आवेश कहाँ गया, इसकी सतह पर बढ़ गया। अब कैसे बटा, तो समझिए इसे। ये मान लो एक कंडक्टर माना हमने, अगर हमने इसको क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज अगर दिया, प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब कि उतने मैंने इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए, ये आप समझेंगे।
अगर माइनस क्यू देते तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं, वही शुरुआत वाली बात। प्लस क्यू देने का मतलब क्या है कि मैंने उससे उतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। माइनस क्यू देने का मतलब क्या है कि मैं उतने इलेक्ट्रॉन उसको मैं दे रहा हूँ। ठीक, ये बातें भी आप साथ में चलाएंगे अपने मन में। अगर मान लो मैंने प्लस क्यू आवेश दिया तो क्यों सतह पर गया, तो देखिए गॉस की प्रमेय लगा लो। तुरंत क्या करिए, इसके थोड़ा सा अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लो। इस कंडक्टर के अंदर क्या किया हमने, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब कंडक्टर के जस्ट अंदर, थोड़ा सा अंदर की बात हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। क्यों 0? क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगी तो सभी आयन दौड़ना शुरू कर देंगे और तब तक दौड़ेंगे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, ये नियम है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। मतलब हम थोड़ा सा अंदर अगर गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनी। अच्छा, प्रमेय लगाइए, तो प्रमेय क्या कहती है, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये थ्योरम हो गई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, तो ये तो हुआ 0, तो क्यू इन बाई कितना आया, एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब क्यू इन मतलब, क्यू इन का मतलब अंदर, अंदर आवेश कितना है, 0, तो गया कहाँ, सतह पर। मतलब जो नियम बताया गया कि किसी भी चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से बट जाता है। ठीक, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक समान रूप से बटेगा। अगर स्फीयर है तो बटेगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा तो नहीं बट सकता। फिर उस केस में विलगित अगर चालक है तो अगर क्यू चार्ज दिया तो कहा गया इसकी सतह पर बट गया। क्यों बटा, तो हमने क्या किया, तुरंत उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस मान ली। अब गॉसियन सरफेस मानी तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना बना, तो फ्लक्स के लिए कंडीशन लगा दी गॉस के प्रमेय। हमको ये पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, तो 0, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। अब ये उधर गया तो क्यू इन बराबर 0। क्यू इन क्या है, तो क्यू इन अंदर का आवेश है। अंदर आवेश कितना, 0, तो जब अंदर आवेश ही नहीं तो गया कहाँ, तो सतह पर। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे, आपसे पूछ ले कि क्यों आवेश सतह पर होता है तो आप बता सकते हैं रीजन, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट हुआ ये समझने लायक इसके। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई कैविटी मान ले किसी कंडक्टर के अंदर। अब ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हैं। ठीक, एक एक एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी की बुक्स में सॉल्व करने के लिए आपको दिए हैं। तो एक तो बता चुके, सेकंड वाला देखिए। जैसे एक कंडक्टर हो गया, ये इस कंडक्टर के अंदर हमने एक कैविटी मान ली। कैविटी का मतलब गुहा होता है। अब ये समझिए कि एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से बंद हो लेकिन अंदर खोखला हो। आप किसको समझ सकते हैं, बॉल को समझ सकते हैं। बॉल चारों तरफ से बंद होती है लेकिन उसके अंदर देखो स्पेस होता है, तो उस स्पेस को बोलते हैं कैविटी, बोला जाता है, गुहा कहते हैं। ठीक, तो कंडक्टर के अंदर क्या मान लिया, ये कैविटी हो गई। ठीक, अब अगर इसको हम क्यू चार्ज दे दें, ठीक, इस चालक को हमने क्यू चार्ज दिया तो कहा जाए कि आवेश कहाँ होगा, तो खैर वहाँ तो कहा गया सिद्ध कीजिए कि क्यू आवेश दिया गया तो इसकी सतह पर होगा। तो आप क्या कर देंगे, तुरंत फिर वही काम करिए, इसके अंदर तुरंत जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लो। ये क्या कहलाए, गॉसियन सरफेस। आपको पता है कि अंदर ई नेट कितना, ई नेट बराबर 0। अगर ई नेट 0 तो गॉस की थ्योरम क्या होती है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट ई 0 तो क्यू इन इज इक्वल टू 0, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0, तो क्यू इन बराबर कितना आ गया, 0। क्यू इन 0 मतलब अंदर आवेश 0, तो कहाँ गया, सतह पर। एक बांट दीजिए इसे। ठीक, तो अगर हम कोई कैविटी भी कंडक्टर के अंदर बनाते हैं, गुहा बना लेते हैं, फिर भी अगर उसको आवेश देंगे तो भी आवेश कहाँ रहेगा, उस चालक की सतह पर ही बढ़ता है हमेशा। ठीक, तीसरा पॉइंट हुआ ये। चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई कंडक्टर मान लो आइसोलेटेड है, इस प्रकार से, बिल्कुल मैंगो टाइप से आप समझिए ऐसे। ये कंडक्टर है, मान लो चालक हो गया, न्यूट्रल चालक। इसको अगर क्यू चार्ज दिया जाए
तो आपको पता है कि अब आवेश कहाँ बटेगा, सतह पर बटेगा। ठीक, लेकिन अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित चालक है। अच्छा, एक बात और आ गई, देखो एक और समझ लीजिए कि किसी भी कंडक्टर के लिए आपको ये पता होगा, किसी भी कंडक्टर को, चालक को आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ होता है, सतह पर। अगर आवेश बटा सतह पर, तो सतह पर जब आवेश बटता है तो हमेशा सिग्मा काउंट होता है। आवेश को किससे लिखोगे, सिग्मा से। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर आवेश रहेगा नहीं, और रहेगा नहीं तो वहां पर आवेश पृष्ठ घनत्व काउंट होगा Q/A। क्यों? क्योंकि पृष्ठ पर है, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल लेना है आपको, तो वहां पर क्या काउंट होता है, हमेशा सिग्मा काउंट होता है। कंडक्टर में हमेशा सिग्मा। क्यों सिग्मा आता है? क्योंकि आवेश सतह पर रहता है, इसलिए। अब यहां Q चार्ज दिया, तो अब ये हमने क्या मान लिया, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिग्मा जो होता है हमेशा समान, एक हर जगह पर बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर आप देखिए, ध्यान से देखो, इस सतह को टच करते हुए गोला बनाइए आप। जैसे यहां पर देखो कम है स्पेस, ये गोला बना, यहां पर गोला बनाइए सतह को स्पर्श करते हुए, तो ये बड़ा गोला बना। तो यहां पर अगर देखो तो गोले के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कम है, और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। सिग्मा जो होता है ये डिपेंड करता है 1/RC के। सिग्मा बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल RC। RC क्या है? RC कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये जो सूक्ष्म गोले बन गए चार्ज के। अब इसमें देखो, R का मतलब होता है रेडियस इसकी। जहां पर RC का मान कम होगा वहां पर सिग्मा का मान ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कुछ चीज़ें, जैसे जो बड़ी मशीन होती हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में जाओ तो वहाँ पर जो हैवी मशीन बनाई जाती हैं, जैसे घर का मोटर भी जो होता है, मोटर अल्टरनेटर वाला, वो भी हमेशा गोल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ऐसा? क्योंकि अगर उसको 4 कोने का बना देंगे तो यहाँ पर आवेश ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कोनों पर, और कोनों पर आवेश ज़्यादा इकट्ठा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते हैं, मतलब ये ज़्यादा रेडियस कम हो जाएगी, चार्ज घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, और चार्ज घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ पर मृत्यु होने की भी घटना हो सकती है। अगर किसी का हाथ वगैरह लग गया तो तुरंत उसके प्राण निकल भी सकते हैं। तो इसीलिए जो बड़ी मशीन होती है हमेशा गोल बनाई जाती है, ताकि ये जो गोले बने यहाँ पर चार्ज के, ठीक, वो बड़े बने। बड़े बनेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, आवेश कम इकट्ठा होगा। एक और चीज़ है, आप घर पर मोबाइल आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, इस समय फ्री है ना तो यूज करते होंगे। तो मोबाइल को कभी चार्जिंग पे लगा करके, मेटेलिक हो मोबाइल, उसको ऐसे कॉर्नर पकड़ करके आप यूज करिए। ऐसे चार्जिंग पे लगा दो, फिर ऐसे पकड़ रहे कॉर्नर उसके, कुछ देर पकड़ो, फिर देखो आपको जलन महसूस होगी फिंगर में। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है वहाँ पर भी। ठीक, तो हम ये कह रहे थे कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस केस में सिग्मा जो होता है हमेशा बराबर सतह पर नहीं बढ़ता है। इस केस में अगर कहा जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिग्मा 1 मान लूँ, यहाँ पर सिग्मा 2 मान लूँ, तो यहाँ ध्यान से देखो कौन ज़्यादा, रेडियस कम तो सिग्मा 1 ज़्यादा, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक, ये भी एक रूल है। कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित चालक है, तो उस केस में जो सिग्मा होता है, चार्ज जो होता है उसकी सतह पर एक समान रूप से नहीं बढ़ता। ठीक, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा कम होगा वहाँ पर सिग्मा का मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, एक ये प्रॉपर्टी बनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा खैर इसका यूज ज़्यादा है नहीं, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आप समझ लेते हैं इसके बारे में भी। आपको ये पता हो गया कि किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर ई नेट कितना होता है? 0। ठीक, अगर किसी कंडक्टर को हम Q चार्ज देते हैं तो भी ई नेट अंदर कितना होता है? 0। अब अगर ये दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड कर दी जाए तो क्या होगा? ठीक, पढ़ लीजिए, आगे काम आएगा, जब अपर लेवल की पढ़ाई करेंगे तो वहां पर यूज है इनके। खैर अपने कोर्स में इनके बारे में नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं है, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, एक साथ नहीं है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी जाए और ये भी साथ में लगा दिया जाए, तो अगर दोनों एक साथ लगाए जाते हैं कैसे? अगर इसको मान लो आपने लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पर माइनस माइनस साइन इधर इकट्ठा हुए और प्लस वाले इधर इकट्ठा हो गए। ठीक, जितने माइनस उधर गए उतने प्लस, तभी अंदर ई नेट 0। अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ किया तो इस केस में क्या होगा? चार्ज जो है एक समान रूप से इसकी सतह पर बढ़ जाएगा।
चार्ज दे रहे हो तो चालक की सतह पर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखना है, होता ही है। दोनों एक साथ करो, मतलब कहने का इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसको उठाइए इसके ऊपर रखिए। तो जैसे आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो इसके कुछ माइनस इस प्लस से ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि कुछ प्लस जो है इस माइनस से ख़त्म, तो एक साइड जो बची इसकी, तो इस साइड पे क्या हुआ कि आयन जो हैं कुछ कम रह जाएंगे प्लस वाले, लेकिन इधर वाले जो प्लस हैं इनसे मिलकर के ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, इस केस में क्या होगा, इधर वाले प्लस आयन जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, इधर माइनस आयन, मतलब इधर माइनस वाले जो है प्लस से ख़त्म होकर कुछ प्लस को ख़त्म कर देंगे, तो कुछ प्लस रह जाएगा। तो उस केस में जो भी सिस्टम बनेगा ऐसे बनेगा, लेकिन अंदर तब भी ई नेट 0 होगा। इस केस में भी सिग्मा चार्ज पर डिपेंड करना शुरू कर देगा। एक समान रूप से चार्ज नहीं बटा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर भी चार्ज जो है एक समान रूप से नहीं बटा है, लिया हमने एक ही जैसे गोले थे दोनों, तो यहाँ पर होना चाहिए सिग्मा, मतलब चार्ज एक समान बटना चाहिए, सिग्मा बराबर होना चाहिए, लेकिन अब देखो सिग्मा अलग अलग हो जाएगा हर जगह पर, यहाँ का सिग्मा अलग, यहाँ का सिग्मा अलग, लेकिन नियम वही, अंदर ई नेट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है नहीं कोर्स में अपने, लेकिन अगर दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड अब से कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि ऐसा होता है। ठीक, इसे ये भी बन गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम ही बन गया, विलगित चालक बन गया। एक तो खैर ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये थी कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी सभी, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं का आगे यूज़ होने वाला। कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में प्योर कंडक्टर ही चलेगा टोटल। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कंडक्टर के बारे में हुआ, अब आगे से इसी में और ऐड होने वाला है, पॉइंट चार्ज के वोल्टेज निकालेंगे, और फिर कंडक्टर से ही लेकर के कंडक्टर और इंसुलेटर के जो पार्ट बनेंगे, ब्रॉड पार्ट जो बनने वाला आगे है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ाएंगे फिर, और नोट्स बनाते रहे साथ ही साथ। ठीक है, धन्यवाद।